शाम के आकाश का ये सुनहरापन, कहते हैं कि सपने भी ऐसे ही सुनहरे होते हैं। वो सतरंगी सपने जो इंसान कभी बंद तो कभी खुली आंखों से जिंदगी के हर दौर में, हर पड़ाव पर देखता है। सपने इंसान की जिंदगी का वो सच है जो अगर हकीकत की कसौटी पर खरे उतर जाएं, तो जिंदगी को खुशियों की बहारों से सराबोर कर देते हैं। लेकिन सपनों और हकीकत के बीच के सफर में जो चुनौतियां पेश आती हैं, दरअसल यही चुनौतियां सपने देखने वाले के हौसलों का असली इम्तिहान लेती हैं। उत्तर प्रदेश का शहर मेरठ। इस शहर में भी कभी एक नन्ही लड़की ने एक सपना देखा था, लेकिन उस सपने की राह में जहां सैकड़ों मुसीबतें दीवार बनकर खड़ी हो गई, वहीं ढेरों चुनौतियों ने उसके सब्र का कड़ा इम्तिहान लिया। एक बेटी ने देश की सबसे बड़ी परीक्षा में पास होने का सपना देखा था। ईरा सिंघल ने IAS बनने का ख्वाब देखा था, लेकिन ईरा के जहन में पलते इस सुनहरे सपने के साथ ही उसके जिस्म में एक ऐसी बीमारी भी पल रही थी जिसने उसके इस सपने के आगे लगा दिया था प्रश्न चिन्ह। सेल्फी विद डॉटर वाले इस देश में ईरा सिंघल के माता पिता को भी न जाने कितने पूर्वाग्रहों और दुराग्रहों की चुनौतियों से दो चार होना पड़ा। लेकिन ईरा ने न तो अपनी बीमारी के आगे घुटने टेके और न ही अपनी किस्मत के आगे समर्पण किया। वो चलती रही, वो लड़ती रही, एक के बाद एक मुश्किलों को शिकस्त देकर आखिरकार उसने हासिल कर ही ली अपनी मंजिल। लेकिन ईरा की ये कहानी महज एक सपने के सच होने की दास्तान भर नहीं है। ये कहानी एक ऐसे हौसले की है जिसने समाज और सरकार के पूर्वाग्रहों की मजबूत चट्टान को एक ही झटके में नेस्त नाबूद कर दिया है। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको बताएंगे ईरा सिंघल की वो कहानी जिसे सुनकर आप भी अपने अंदर महसूस करेंगे रवानी। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड होने के बावजूद ईरा ने अपनी जिंदगी को दी एक नई रवानी। और पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि ईरा सिंघल को लेकर समाज और सरकार ने क्या की थी मनमानी। मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस का जो सपना है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और से रिलेटेड हो, अगर आप सच्चे मन से उसकी तरफ एफर्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए और आपको बस ज़रूर मिलेगा। किसी से डरिए मत, किसी के कहने से निराश मत होइए, किसी और की बात सुन के ये मत सोचिए कि आपका सपना ख़राब है या उसमें कोई कमी है। अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिए और आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। संघ लोक सेवा आयोग ये वो संस्था है जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के बोझ को ढोने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन करती है। ब्रिटिश हुकूमत काल से ही IAS को देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरियों में से एक माना जाता है और शायद इसी वजह से देश में करोड़ों युवा आज भी IAS बनने का सपना देखते हैं। IAS होता क्या है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ईरा सिंघल की ये कहानी। शनिवार यानी 4 जुलाई को संघ लोक सेवा आयोग ने जब नतीजों का ऐलान किया तो देश भर के मीडिया में ये चेहरा छा गया था। 30 साल की ईरा सिंघल फिजिकली चैलेंज्ड होने के बावजूद जनरल कैटेगरी में IAS परीक्षा में सर्वोच्च स्थान हासिल करने वाली पहली महिला हैं। ईरा की ये चमकती कामयाबी कितनी बड़ी है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा के प्रिलिमिनरी एग्जाम में करीब 4.5 लाख प्रतियोगी शामिल हुए थे, जिनमें से 16,286 सफल उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में बैठे थे। इसी साल
मार्च में मुख्य परीक्षा के नतीजे भी घोषित हुए, जिनमें 3038 कैंडिडेट को पास घोषित किया गया था और फिर इन सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। मैं खुश हूँ, बट मुझे भी शायद पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि शायद लोग अब लड़कियों को और स्पेशली डिसेबल्ड लड़कियों को शायद थोड़ा बेटर देखने लगेंगे। साल 2015 में आईएएस का इम्तिहान टॉप करने वाली ईरा सिंघल की कामयाबी की ये कहानी नई नहीं है। साल 2010 में उन्होंने पहली बार सिविल सर्विसेज का इम्तिहान पास किया था, लेकिन सरकार ने उन्हें नौकरी के लायक नहीं माना क्योंकि मेडिकल तौर पर उन्हें इसके लिए अयोग्य बताया गया था। बावजूद इसके ईरा सिंघल ने कभी हार नहीं मानी और अपनी शारीरिक कमी को कभी भी अपने लक्ष्य के आड़े नहीं आने दिया। खास बात यह है कि ईरा सिंघल ने सिविल सर्विसेज परीक्षा 4 बार पास की है। साल 2010 में वो सिविल सर्विसेज परीक्षा में 815वां रैंक हासिल कर भारतीय राजस्व सेवा यानी IRS अधिकारी बनी। लेकिन नौकरी के लिए मेडिकली अनफिट करार दिए जाने के बाद उन्होंने कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था। ट्रिब्यूनल में कानूनी लड़ाई चलती रही और इस बीच ईरा सिंघल ने साल 2011 और 2013 में फिर से सिविल सर्विसेज इम्तिहान पास कर दिखाया। साल 2014 में वो कैट से यूपीएससी के खिलाफ अपना केस भी जीत गईं और नतीजतन उन्हें IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की ट्रेनिंग करने हैदराबाद भेजा गया। लेकिन साल 2015 में IAS का इम्तिहान टॉप कर उन्होंने अपने करीबियों को भी चौंका कर रख दिया। थ्योरेटिकल ये पोजीशन है कि आपको पास करने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू जाना है और मेडिकली आपको फिट होना है। दूसरे सर्विस में कंटिन्यू तभी आप कर सकते हैं जब आपको, और काफ़ी हाई स्टैंडर्ड के डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होते हैं। अगर आपने डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन नहीं पास किया जिसमें ये सब आपकी क्षमता है, तो फिर आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। तो ये क्षमता उनका देखना है, जो डायरेक्टर एकेडमी का है और जो और उनके ट्रेनर्स हैं, उनको ये देखना है कि इस लड़की में या लड़के में पूर्ण क्षमता है कि नहीं काम करने की। लंबी जद्दोजहद के बाद आज ईरा सिंघल अपने उस सपने की दहलीज पर खड़ी हैं, जहां से आगे हकीकत का सफर शुरू होता है। तमाम मुश्किलों, मुसीबतों, पूर्वाग्रहों और दुराग्रहों से जूझते हुए ईरा ने अपने IAS बनने के उस सपने को सच कर दिखाया, जो कभी उन्होंने जागती आंखों से देखा था। आइए अब आपको ले चलते हैं ईरा के सपनों के उसी सफर पर। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से ईरा सिंघल और उनके खानदान का यूं तो पुराना नाता रहा है, लेकिन उनके परदादा सहारनपुर के रहने वाले थे। ईरा के पिता राजेंद्र सिंघल का कहना है कि उनके दादा डिप्टी कलेक्टर थे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत से अनबन के चलते उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और वो मेरठ में ही आकर बस गए थे। मेरठ के थापर नगर की इसी गली नंबर 3 में ईरा का बचपन बीता था। 173 नंबर के इस मकान में ईरा अपने संयुक्त परिवार में रहती थी। कदकाठी में वो भले ही बाकी बच्चों से थोड़ी सी अलग दिखती थी, लेकिन मोहल्ले में अपने तेज दिमाग और बुद्धिमानी के लिए बेहद लोकप्रिय थी। उनके पड़ोसी आज भी उन्हें याद करते हैं और कहते हैं कि संयुक्त परिवार में रहकर ईरा को जो शिक्षा और संस्कार मिले, उन्हीं पर उनकी आज की कामयाबी की नींव रखी गई। वो बच्ची शुरू से बहुत चंचल थी। जब पैदा हुई थी तब भी बड़ी शरारती थी। शुरू से ही हाथ पैर बहुत चलाती थी। वो पैदा होते ही बहुत शरारती शुरू से ही। रोती थी तो ऐसी रोती थी कि बस पूरा मोहल्ला सुन ले उसकी, इतनी तेज आवाज़ थी छोटी सी की, बहुत तेज आवाज़ थी उसकी। और शुरू से चंचल थी। पहले उसने सनबीम स्कूल में यहाँ पर पढ़ाई करी, नर्सरी वहाँ से करी उसने। मेरठ का ये वही मकान है जहां भरे पूरे सिंघल परिवार के बीच ईरा ने अपनी जिंदगी के शुरुआती 12-13 साल गुजारे हैं। चाचा, चाची और भाई बहनों के बीच ईरा का बचपन यहां मौज मस्ती करते हुए गुजरा था। लेकिन साथ ही साथ मुश्किलों ने भी उसकी जिंदगी में दस्तक देनी शुरू कर दी थी। ईरा की चाची का कहना है कि शुरुआत में वो बेहद कम बोल पाती थी, क्योंकि उनके मुंह में तालू नहीं था। और जब वो 3 साल की थी तब दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज यानी एम्स में उनका ऑपरेशन करवाया गया था। और फिर इसके बाद से ही पूरा सिंघल परिवार ईरा को लेकर संवेदनशील हो गया था।
दिक्कत ना 5-6 महीने के बाद ही प्रॉब्लम तो हम लोगों को पता लगी गई थी इसके लिए, लेकिन हमारी भाई जी और भाई साहब की पेशेंस वो गजब की। मतलब खाना एक रोटी खिलाना उसको 1 या 1.5 घंटे का काम था। कितनी पेशेंस से वो लेती थी, शायद मैं नहीं कर सकती थी वो काम जो भाई जी ने किया। और परिवार का साथ रहता, जिस समय वो खाना खिला रही हैं उस समय मतलब कि उनको डिस्टर्ब ना करें। उसके बाद भी क्या है, बाथरूम में गए कितनी बार उसको थूका और फ्लश कर दिया कि मम्मी को पता ना लगे, खाना अंदर नहीं जाना चाहिए। मतलब खाने में तो बिल्कुल ही ये समझिए बहुत ही लिमिटेड खाती थी। ईरा सिंघल जब कुछ बड़ी हुई तो उनका दाखिला मेरठ के इसी सोफिया कॉन्वेंट स्कूल में करवा दिया गया था। लेकिन शिक्षा के इस पहले पड़ाव पर भी मुसीबतों ने ईरा का पीछा नहीं छोड़ा। तालू का ऑपरेशन होने के बावजूद अभी भी वो साफ साफ बोल नहीं पाती थी, और यही वजह थी कि उस वक्त स्कूल प्रशासन ने उन्हें एडमिशन देने से इनकार कर दिया था। ये जब पैदा हुई तो इसके क्लेफ्ट पैलेट नहीं था, तो इसलिए सोफिया में इसको रिजेक्ट कर दिया गया था कि नेजल टोन है। तो इसका तो ऑपरेशन कराना है, ठीक होना है। 5 साल की जब वो 6 साल की शायद जब होगी तब करेंगे, डॉक्टर ने कहा पहले नहीं करेंगे, एम्स में इलाज चल रहा है। देन रिलेक्टेंटली दे टुक, फिर ऑपरेशन कराया, ठीक हो गई। जब ये 8-9 साल की हुई तब डिफॉर्मिटी डेवलप होनी शुरू हुई, उससे पहले नहीं। उससे पहले एवरीथिंग वाज प्योर नॉर्मल। तालू के इलाज के बीच बचपन के दिन तो गुजर गए, लेकिन ईरा की जिंदगी में एक नई मुसीबत ने उस वक्त दस्तक दी जब वो करीब 9 साल की थी। ईरा को स्कोलियोसिस नाम की बीमारी ने घेर लिया था, जो स्पाइन यानी रीढ़ से जुड़ी एक बीमारी है। दरअसल स्पाइन की हड्डी में अगर कोई डिफॉर्मेशन हो जाए, यानी वो पूरी तरह से विकसित ना हो पाए, या फिर स्पाइन टेढ़ी हो जाए, तो इस बीमारी को स्कोलियोसिस कहते हैं। आमतौर पर शरीर के पिछले हिस्से में रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, लेकिन इस बीमारी में ये एस की तरह आकार ले लेती है, और इसकी वजह से मरीज की हाइट कम हो जाती है। स्कोलियोसिस की ये बीमारी वैसे तो जन्मजात होती है, लेकिन ये टीबी इन्फेक्शन की वजह से भी होती है। आमतौर पर टीनेजर्स में स्कोलियोसिस के लक्षण दिखने लगते हैं। खासतौर पर 9 से 15 साल की उम्र में ही इसका पता चल जाता है। ईरा सिंघल में भी इसी उम्र में आकर इस बीमारी के लक्षण दिखने लगे थे, जिसकी वजह से वो 60% तक डिसेबल हो गई हैं। जितना ट्रीटमेंट कर सकते थे अपनी समझ में अच्छे से अच्छा हर जगह का करा, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे यूनानी हो। वी हैव डन ऑल शॉट्स, लेकिन नहीं हम सक्सेस कर पाए। या तुम सही आदमी पे नहीं पहुंचे, या भाग्य में नहीं था, या ट्रीटमेंट नहीं था, दैट इज इट। लेकिन हमने कभी भी इसको ये नहीं बताया कि यू हैव समथिंग एबनॉर्मल, यू आर नॉट फिट फॉर समथिंग। बचपन से मैंने ये लिया कि वो अपने दम पे ग्रो करे और उसके अंदर कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। उसको मैंने कभी हैंडीकैप ट्रीट नहीं करा। मेरठ के थापर नगर मोहल्ले से लेकर इस सोफिया कॉन्वेंट स्कूल तक ईरा सिंघल बच्चों के बीच एक चर्चित चेहरा थी। बचपन में वो पढ़ने में तेज थी, तो वहीं स्पोर्ट्स में भी किसी से पीछे नहीं रहती थी। बचपन के उन दिनों में ईरा सिंघल को सजना और सजाना दोनों ही बेहद पसंद थे। मेकअप की शौकीन ईरा को शुरू से ही डार्क मेकअप करना पसंद रहा है। वो हाई हील भी शुरू से ही खूब पहनती रही हैं। मेरठ के उन दिनों में वो अपने मोहल्ले के बच्चों को जहां डांस सिखाती, वहीं अपने कजिन पर जमकर रौब भी जमाती थी। तो लाइक लिपस्टिक लगाना हुआ, बिंदी लगाना हुआ, बाल तो छोटे ही थे हम लोग के बचपन के, तो हेयर स्टाइल तो बनाना नहीं आता था, बट जनरली यही होता था कि मेरे लंबे होते थे, दीदी के छोटे होते थे कि दीदी मेरे पे हेयर स्टाइल ट्राई कर रही है, ये लगाओ वो लगाओ, इस तरह से तैयार होना, उस तरह से तैयार होना, लाइक हीरोइन जैसे तैयार होती है। फुल मेकअप वैसे ही हमारा हो जाता था एक दूसरे का करते करते। मेरे शौक़ ज़्यादा बदले नहीं हैं, एड ऑन तो हुए हैं बट बदले नहीं हैं ज़्यादा। मुझे उस टाइम पे भी किताबें पढ़ने का शौक़ था। स्पेसिफिकली फ़िक्शन मैंने स्कूल की किताबें कभी खास नहीं पढ़ी हैं। मेरे माँ बाप को इस बात का बहुत गम भी है, उन्हें लगता था कि तुम्हें स्कूल में टॉप करना चाहिए, बट वो तो कभी नहीं हो पाया। मुझे तब से किताबों का शौक़ है।
मुझे याद है मैं चोरी छुपे लाती थी और मुझे बहुत डांट पड़ती थी जब उन्हें पता चल जाता था। दूसरा, मुझे कुकिंग का शौक़ है, मुझे ट्रैवलिंग का है। मैं डांस बहुत छोटी एज से करती आ रही हूँ। मैंने काफ़ी स्टेज परफॉर्मेंसेस में भी किया है। मुझे थिएटर बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, मैं थिएटर में बहुत काम किया है। मैं शायद 13 इयर्स की एज से पामिस्ट्री कर रही हूँ। बचपन में बोलने की दिक्कत की वजह से इसी सोफिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ईरा को एडमिशन नहीं मिला था, लेकिन गजब की आत्मविश्वासी ईरा ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते न सिर्फ इस स्कूल में एडमिशन पाया, बल्कि अपनी काबिलियत साबित कर अपने शिक्षकों की चहेती भी बन गई। और शायद यही वजह है कि आज 20 साल बीत जाने के बाद भी ईरा के शिक्षक उन्हें भूले नहीं हैं। फिज़िकली फिट ना होने के वजह के बावजूद भी वो बहुत ही मेहनती और पॉजिटिव एटीट्यूड की लड़की थी, और इसी कारण शायद आज भी हमें हमें उसकी शक्ल याद है और उसकी पर्सनालिटी के थोड़े बहुत ट्रेट्स भी पता हैं, याद भी हैं, कि उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और वो हमेशा अपने काम में हमेशा परफेक्ट रहती थी। और स्कूल के दिनों में कभी इरेगुलर नहीं रही, हमेशा पंक्चुअल रही। और स्कूल में आकर उसने हमेशा एक बच्चों को अपनी एग्जाम्पल दिया कि फिज़िकल डिसेबिलिटी कुछ नहीं है, अगर उम्मीद है, उमंग है, तो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, जब तक मेरठ में रही बहुत पॉपुलर रही अपने स्कूल में भी। और सबसे बड़ी बात ये, फिजिकल वीक होने के बावजूद उस लड़की में बिल्कुल भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था। बहुत कॉन्फिडेंट थी अपने ऊपर में और हर जगह बोल्डली बात करती थी, कहीं भी दबती नहीं थी किसी से भी। स्कूल जाती थी, वहाँ भी उसकी बहुत फ्रेंड्स थी। मेरठ के सोफिया कॉन्वेंट स्कूल में ईरा सिंघल ने 8वीं क्लास तक पढ़ाई की है। 6th और 7th क्लास में ईरा सिंघल की इंग्लिश टीचर रही संध्या मित्तल को आज भी याद है कि कद कम होने की वजह से हमेशा लाइन में सबसे आगे खड़े रहने वाली ईरा पढ़ने लिखने में बेहद होशियार थी। अपनी क्लास में पोजीशन होल्डर रही ईरा स्कूल में भी हमेशा टॉप रैंक में रहती थी। ईरा के साथ सोफिया स्कूल में ही पढ़ी उनकी कजिन गीतिका अग्रवाल बताती हैं कि शारीरिक कमजोरी के बावजूद वो स्कूल में रेस जैसी गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थी। फिजिकल में अगर हम देखें तो रेस में भी लिया है पार्ट्स उन्होंने, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होता था जो उनके केपेबल नहीं कर सकती। सोफिया में जब हम लोग के बैग्स काफ़ी भारी होते हैं, हमें 2-2 मंजिल चल के जाना होता है ऊपर, वो बैग को लेके इजीली चढ़ जाती थी, क्योंकि मैं भी साथ में हूँ। वो मुझे कैरी करने के लिए इजीली बोलते थे कि गीतिका तुम कैरी कर लो, मैं जा रही हूँ ऊपर। बट कभी ऐसा नहीं होता था, वो खुद ही अपना कैरी करके खुद ही लेके जाती थी। तो उन्होंने कभी अपने आप को डिमोरलाइज नहीं कराया कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती। उसको डांसिंग का शौक़ था, एक्टिंग का शौक़ था। एक बार लायंस क्लब में इमीडिएट एक्टिंग थी कि वो कोई भिखारन बनी। ये तो इसका ना उसी टाइम दांत टूट गया प्ले के उसमें बीच में। तो इसने शो किया कि देखो मुझे ऐसी रोटी देते हैं। नहीं, भिखारन नहीं बनी, ये बनी जमादार। तो इसने कहा देखो मुझे ऐसी सूखी सूखी रोटियाँ देते हैं कि मेरा दांत भी टूट गया। तो शी वन अ प्राइज़। मतलब इतनी डायमेंशनल थी, ये इसको एकदम से स्ट्राइक किया कि मैं ये डायलॉग बोलूँगी। शी वॉज हार्डली 6-7 ईयर्स। एक स्कूल में, सोफिया स्कूल में इसने एसेज लिखे व्हेन शी वॉज ओनली 8 ईयर्स, मे बी शी वॉज इन 3rd। जर्नी बाय प्लेन। प्लेन में तो ये कभी बैठी नहीं थी तब तक। वो इतना बढ़िया ऐसे था कि मतलब टीचर ने पूरी क्लास में सुनाया। माई ड्रीम, इतनी मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें ही लिखती थी उस टाइम में भी। साल 1995 ईरा सिंघल की जिंदगी में उस वक्त टर्निंग पॉइंट बना जब उनके पिता राजेंद्र सिंघल ने मेरठ छोड़कर दिल्ली में बसने का फैसला किया। दिल्ली में ईरा सिंघल का एडमिशन लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल में करा दिया गया था। नए स्कूल में पढ़ाई के अलग तौर तरीकों ने ईरा सिंघल के जहन के दरवाजे और खोलकर रख दिए। लॉरेटो कॉन्वेंट से उन्होंने 10वीं क्लास की पढ़ाई पूरी की।
वो इसी स्कूल में आगे पढ़कर डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन जिंदगी के इस मुकाम पर आकर पहली बार ईरा को अपने कदमों पर ब्रेक लगानी पड़ी। जिन माता पिता ने कभी किसी बात के लिए उन्हें रोका टोका नहीं, उन्हीं पिता ने उनके डॉक्टरी का पेशा अपनाने को लेकर अपना आखिरी फैसला सुना दिया, और इस फैसले के साथ ही ईरा सिंघल का सुनहरा सपना भी टूटकर बिखर गया। फिर जब इसने लॉरेटो में 10th करा तो लॉरेटो में 11th में बायो सेक्शन तो था, लेकिन वहाँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नहीं था, साइंस। ये तो खुद डॉक्टर ही बनना चाहती थी, तो ये तो वहाँ खुश थी। लेकिन मुझे लगा पर्टिकुलर उस जगह मैंने ज़रूर रोका इसे कि बेटे तुम्हारी फिजिक्स जो है तुम्हें डॉक्टरी के लिए फिट नहीं है, पर्टिकुलरली फॉर द सर्जन, जिससे मैं आज भी सही मानता हूँ। ये मेरे से कई सालों तक रूठी रही। मैंने कहा बेटे तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर नहीं बनना है। तो मैंने इसको फिर APS आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआ में एडमिशन कराया। वहाँ से इसने 11वीं 12वीं जिसे इंटरमीडिएट कहते हैं वो वहाँ से करी है इसने। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, तो जो गेम में जो टॉयज़ भी होते थे ना, वो उसी तरह के करके ना उसी से खेलना पसंद करती थी, जो उसका शौक शायद पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उसके फादर को, उसके पापा को लगा कि ये फिज़िकली इतनी स्ट्रांग नहीं है जो ये सर्जन बन सके। फिजिशियन तो बन जाएगी लेकिन डाइसेक्शंस वगैरह ये नहीं कर पाएगी, तो मे बी वो फिजिशियन भी शायद बहुत अच्छी ना बन पाए, जो कि उसका पैशन था ये, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। पिता के कहने पर ईरा ने अपने एक सपने को पीछे छोड़ दिया, लेकिन IAS बनने का दूसरा सपना अभी भी उनकी आंखों में पल रहा था। लिहाजा धौलाकुआं के इसी आर्मी पब्लिक स्कूल से उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित विषयों के साथ 12वीं की परीक्षा पास कर ली। अब आगे ईरा को इंजीनियर बनना था, लिहाजा उनका अगला पड़ाव द्वारका का ये नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था। साल 2006 में ईरा इंजीनियर भी बनी, लेकिन बेमन से। ईरा के इंजीनियर बनने की ये कहानी आप खुद ही सुनिए ईरा की ही जुबानी। तो मैंने इंजीनियरिंग बहुत अंडर प्रोटेस्ट करी है, विच इज़ आई एम प्रीटी मच वन ऑफ द वर्ल्ड वर्स्ट इंजीनियर्स इन द वर्ल्ड। नॉट दैट आई एम नॉट इनोवेटिव, बट मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, तो मुझे फिज़िक्स केमिस्ट्री पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। इंजीनियरिंग एक रात पढ़ के पास हुई है। शायद बाकी के इंजीनियर्स का भी हमारे देश में लार्जली यही हाल होता है, बट हाँ, मैंने कभी माइंड नहीं बनाया इंजीनियरिंग करने का। इसलिए जब से मुझे मौका मिला मैंने फटाफट इंजीनियरिंग की राह छोड़ी, और मैंने इंजीनियरिंग में भी 4 साल तक मैनेजमेंट वाले काम किए थे, तो उसके बाद लॉजिकल स्टेप था कि MBA कर लेते हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद ईरा सिंघल ने MBA का पड़ाव भी पार कर लिया, लेकिन आगे MBA की कहानी से पहले एक नजर ईरा की इस अलमारी पर भी डाल लीजिए। दरअसल ईरा के कमरे में रखी उनकी ये अलमारी गवाही देती है कि उन्होंने सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी के लिए किस कदर मेहनत की थी। लेकिन आप शायद ये सुनकर चौंक जाएं कि किताबों की इस अलमारी में कोर्स या IAS की तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल नहीं रखा है, बल्कि ये अलमारी उन सैकड़ों नॉवल से भरी पड़ी है जिन्हें पढ़ने की ईरा शौकीन रही हैं। वो खुद भी बताती हैं कि अब तक वो तकरीबन 1500 नॉवेल्स पढ़ चुकी हैं। खास बात यह भी है कि शारीरिक कमियों के बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी को घर की 4 दीवारों में ही कैद नहीं रखा है। ईरा की भाभी अंजू गोयल का कहना है कि उनकी एंडलेस एनर्जी उनके करीबियों को भी हैरान कर देती है। उसको म्यूज़िक सुनना पसंद, उसको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। ट्रैवलिंग कहीं पे भी अगर उसको, हमारे साथ तो कितनी बार चलो भाभी यहाँ चलते हैं, कहीं का भी प्रोग्राम सेटअप कर दिया, चलो चलते हैं घूमने के लिए, निकल गए। और इतनी अच्छी तरह से उसको डिज़ाइन करती है पूरे प्रोग्राम को कि हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती कभी भी। अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रांस और इटली अकेले घूमने निकल गई, तो ये कभी उसके लगा नहीं कि, और आप सोचिए IAS में टॉप करने की, जिसका एम ही शुरू से रहा हो कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, और फिर भी वो लाइफ को भी पूरा जी रहा है। ये नहीं कि अपने आप को एक कमरे में बंद करके रख लिया। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि वो किस तरह से उस चीज़ को हैंडल कर रहा है। जिंदगी को जिंदा दिली से जीने वाली ईरा सिंघल ने
अपनी शारीरिक कमियों को अपने जोश के बूते जीत लिया है। देश विदेश में सैर सपाटा करने वाली ईरा शुरू से ही ट्रैवलिंग की भी बेहद शौकीन रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनके माता पिता ने भी उनके इस शौक में कभी रोड़ा नहीं अटकाया। यही वजह है कि न सिर्फ वो अपने परिवार के साथ देश विदेश में घूमती रही हैं, बल्कि इजिप्ट से लेकर फ्रांस और इटली तक कई देशों की वो अकेले यात्राएं भी कर चुकी हैं। एक्चुअली टारगेट तो मैं बनाती हूँ, पर यह है कि मैं उसे अपनी ज़िंदगी नहीं बनाती हूँ। मतलब मैं उससे अपनी पर्सनालिटी को और अपने जीवन को डिफाइन नहीं करती हूँ। और मैंने शायद बहुत पहले ये बात रियलाइज़ करी थी कि जब आप मर रहे होते हो ना, तब आप ये नहीं देखते पीछे बैठ के कि मैंने इतना सारा काम किया, मैंने ऑफिस में इतने घंटे बिताए। आप तब ये देखते हो यार मैंने उस इंसान के साथ इतना एंजॉय किया, और उसके साथ आप लोगों के साथ बीते हुए मौके याद रखते हो। आप कभी भी अगर अपने पुराने टाइम वापस देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार टाइम वही होते हैं जब आपने लोगों के साथ बिताए होते हैं या आपने कुछ नया किया होता है। तो मैं ये मानती हूँ काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा इमोशनल सेटिस्फैक्शन इस बात से आएगा कि मैंने दुनिया में कई लोगों की लाइफ बेटर करी। तो मैं इसलिए मेरे लिए ये टारगेट और इसलिए मेरे लिए ये जॉब इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी जो खूबी है उनकी वो है उसका कॉन्फिडेंस, उसके अंदर एनर्जी लेवल, और फिर उस एनर्जी लेवल को चैनलाइज करना। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। आप उस लड़की को कभी थका हुआ नहीं देखेंगे। आप उसकी फ़िज़िकल अगर फिज़िक देखें तो आपको लगेगा कि ये चल भी कैसे पा रही है। बट हम लोग तो उसके साथ इतना घूमने गए हैं, इतनी जगह, सी साइड पे, माउंटेन्स पे, आउट ऑफ इंडिया, कभी थकती ही नहीं है एंड एन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट, ईच एंड एवरी मोमेंट। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के बाद ईरा सिंघल ने MBA एंट्रेंस की तैयारी शुरू की, जिसके लिए उन्होंने कैट यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट भी दिया, जहां पर उनके 99.6% अंक आए। और इसी वजह से ईरा सिंघल का नाम देश के सभी IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की लिस्ट में आया। लेकिन ईरा सिंघल ने चुना IIM अहमदाबाद को, और बाद में ईरा सिंघल ने उस IIM को भी छोड़ दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से 2008 में फाइनेंस और मार्केटिंग में MBA की डिग्री हासिल करने के बाद ईरा सिंघल ने कैडबरी कंपनी में नौकरी कर ली थी। नौकरी के दौरान अपने काम से उन्होंने वहां भी लोगों का दिल जीत लिया था। ईरा के पिता राजेंद्र सिंघल बताते हैं कि कैसे उन्होंने बरसों से चले आ रहे कंपनी के घाटे को करोड़ों के मुनाफे में तब्दील कर दिया था। वहां इसने जो काम करा उसके वो बहुत दीवाने हो गए। जिस सेक्शन में लॉस जा रहा था सिंस इंसेप्शन ऑफ कैडबरी 1956, उसमें इसने 2.5 करोड़ का प्रॉफिट करके दिखा दिया। फिर एक अकाउंटिंग का इसका उनकी इसने वो पकड़ी। कैडबरी कंपनी में ईरा सिंघल ने करीब 1 साल तक काम किया था। कंपनी में उनका अच्छा ओहदा और करीब 20 लाख रुपए का पैकेज भी था। जाहिर है अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी के अलावा भविष्य में उनकी तरक्की करने की काफी ज्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन अपने दूसरे सपने की खातिर ईरा सिंघल ने अचानक एक दिन कैडबरी कंपनी छोड़ने का फैसला कर लिया। कैडबरीज कंपनी छोड़ने के साथ ही ईरा ने मुंबई भी छोड़ दिया और वो वापस दिल्ली लौट आई। वो दिल्ली जहां उनका सपना इंतजार कर रहा था। दरअसल डॉक्टर न बन सकी ईरा IAS बनने का अपना दूसरा ख्वाब पूरा करना चाहती थी। यही वजह है कि कंपनी के लंबी छुट्टी देने और IAS में कामयाब न होने पर वापस नौकरी देने के कैडबरी कंपनी के प्रस्ताव को भी उन्होंने नकार दिया था। आई न्यू कि मेरे को जॉब वापस मिल जाएगा। मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी थैंकफुली। एंड दूसरी चीज़ ये थी कि मेरे को ये भी पता था कि मैंने आज तक तो कभी लाइफ में पढ़ाई करी नहीं है। अगर मेरे पास एक और फॉल बैक, एक एस्केप रूट होगा तो मैं शायद दोबारा ना करूं। तो मैं अपने आप को मौके नहीं दे रही थी। मैं कभी लाइफ में सिंसियर रही नहीं थी इससे पहले, तो मैंने सोचा कि इस बार भी कोई गारंटी नहीं है, तो मैं अपने आप को मौका नहीं देना चाहती थी कि मैं वापस ये काम करूँ। तो उस वजह से मैंने, प्लस मुझे लगा कंपनी के साथ भी फेयर नहीं होगा, मैं उन्हें अटकाए रखूं और अगर वो मुझे सैलरी दे रहे हैं तो मैं उस फालतू में सैलरी लूं जो मैं डिज़र्व नहीं करती थी, क्योंकि मैं अपनी कोई और ड्रीम परस्यू कर रही हूं, उसके लिए मैं उनको क्यों नुकसान दूं। तो इसलिए मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि सर मुझे नहीं चाहिए। साल 2010 में पहली बार IAS अफसर बनने के लक्ष्य के साथ
ईरा सिंघल अपनी पूरी तैयारी के साथ संघ लोक सेवा आयोग के इम्तिहान में बैठी। हालांकि इससे पहले भी वो 2 बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे चुकी थी, लेकिन इस बार उनकी तैयारी रंग लाई। साल 2010 में ईरा ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा में 815वां रैंक हासिल किया। बावजूद इसके सरकार ने उन्हें नौकरी के लायक नहीं माना और इसीलिए अगले 4 सालों तक ईरा सिंघल को कानूनी लड़ाई में कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। ईरा के संघर्ष की ये कहानी भी हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए सिविल सर्विसेज परीक्षा का ये गणित। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग देश में करीब 30 अहम सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों का चयन करता है। प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवाओं में प्रतियोगियों के चयन के लिए यूपीएससी हर साल देश भर में सिविल सर्विसेज परीक्षा आयोजित करता है। ये परीक्षा प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू के 3 चरणों में ली जाती है और फिर सफल प्रतियोगियों को रैंकिंग के हिसाब से प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती किया जाता है। जैसे पहले टॉप 100 लोगों को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसके बाद 100 लोगों को इंडियन पुलिस सर्विसेज और तीसरे 100 लोगों को इंडियन फॉरेन सर्विसेज में भर्ती किया जाता है। इसके बाद एलाइड सेवा शुरू होती है, जिसमें इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज से लेकर रेलवे सेवा, डिफेंस और आखिर में सीएससी सेवा में सफल उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। हर साल 1000 से ज्यादा पद सिविल सर्विसेज के जरिए भरे जाते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस है, रेलवेज की सर्विसेज हैं, इनकम टैक्स है, कस्टम्स है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है। तो उसमें मेरिट कम प्रेफरेंस के बेसिस पर एलोकेशन होता है। तो जनरली जितनी टॉप रैंक्स हैं वो लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या इंडियन फॉरेन सर्विस को अपनी फर्स्ट चॉइस देते हैं। तो जिनकी अच्छी रैंक्स हैं उनको ये मिलती है। बाकी लोग अपने चॉइस के ऊपर है, कुछ लोग पुलिस में जाना चाहते हैं, कुछ प्रेफर करते हैं इनकम टैक्स में, या कुछ इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस में जाते हैं। कैडबरी की नौकरी छोड़ने के बाद दिल्ली लौटी ईरा सिंघल ने साल 2010 में ही सिविल सर्विसेज परीक्षा में 815वां रैंक हासिल कर लिया था और इस हिसाब से उनका भारतीय रेवेन्यू सर्विसेज यानी आईआरएस में चयन भी हो गया था। बावजूद इसके ईरा के 60% तक हैंडीकैप्ड होने का हवाला देकर सरकार ने उन्हें इस नौकरी के लायक नहीं माना था। लेकिन अपने साथ हुए इस बर्ताव के बाद भी ईरा ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी नौकरी को लेकर उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में कानून का दरवाजा खटखटाया। आप भी सुनिए ईरा का केस लड़ने वाली वकील ज्योति सिंह की जुबानी उनके संघर्ष की ये कहानी। ये सोचती रही कि अभी मेरे को नतीजों के हिसाब से बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर इसे पता चला कि शायद इसको ये लोग अब सिलेक्ट करने ही नहीं वाले हैं, तो इसने फिर मिनिस्ट्रीज़ को जो कंसर्न्ड थी उनको चिट्ठी लिखनी शुरू करी। खुश बात ये थी हमारे लिए कि एक चिट्ठी आई भी इसको डीओपीटी से, जिसमें उन्होंने कहा कि इसका मेडिकल एग्जामिनेशन करा के देखा जाए। हो सकता है कि अपर लिम्स इफेक्ट होने के बावजूद ये फंक्शनली आईआरएस में काम कर सके। थैंक्स टू दैट लेटर इसका सफदरजंग में एग्जामिनेशन भी हुआ। वहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट आया कि ये 10 किलो तक वेट भी उठा सकती है, तो ये फंक्शनली इंटाइटल्ड है आईआरएस में जाने के लिए। फिर ये चिट्ठी दूसरी मिनिस्ट्रीज़ में गई। ये भी एक लंबी लड़ाई चलती रही। एक मिनिस्ट्री ने कहा कि नहीं हम नहीं रख सकते हैं, दूसरे ने कहा अब नोटिफिकेशन नहीं है इसलिए नहीं रख सकते हैं। अल्टीमेटली जब ये सब कुछ हो गया तो लास्ट में, क्योंकि अब इतना समय निकल चुका था, सारी वैकेंसीज भर चुकी थी, तो सब कुछ होने के बाद सबसे अनफॉर्चुनेट बात अंत में ये रही कि अब वो मेडिकली भी ठीक है, अब सब कुछ ठीक है, बट अब वैकेंसी नहीं रही। सो द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इज़ कि वैकेंसी सारी एलोकेट हो चुकी थी। इस स्टेज पे जाके फिर हमारे पास कोई और चारा नहीं था, हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। ईरा सिंघल ने करीब 4 साल तक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार साल 2014 में फैसला उनके पक्ष में आया। कोर्ट ने सरकार से कहा कि ईरा सिंघल को उनकी रैंक के हिसाब से नौकरी दी जाए, जिसके बाद उन्हें आईआरएस की ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भी भेजा गया।
लेकिन अपने संघर्ष के इन 5 सालों के दरमियान ईरा सिंघल ने साल 2011 और 2013 में 2 बार सिविल सर्विसेज परीक्षा फिर से पास करने में कामयाबी भी हासिल कर ली थी। ईरा की कामयाबी का ये सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि साल 2015 में उन्होंने देश की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा में टॉप कर सबको हैरत में डाल दिया है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस जो इनकम टैक्स की है वो तो लार्जली डेस्क जॉब है, लेकिन जो आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसमें फील्ड ड्यूटी बहुत है, टूरिंग करना है। तो अब वो कितना कर सकेंगी वो तो देखना पड़ेगा कि उनकी मतलब शारीरिक क्षमता क्या है। यूँ मेडिकल बोर्ड इसीलिए होता है, लोग इम्तहान के बाद भी मेडिकल बोर्ड होता है। अब वो मेडिकल बोर्ड को ऐसे स्टैंडर्ड सेट करने हैं जिससे कि उनमें ये कैपेबिलिटी हो कि वो फील्ड ड्यूटी कर सकें। मैं जो भी हूँ वो उनका क्रेडिट है, क्योंकि अपने बच्चों को विदाउट किसी कॉम्प्लेक्स के, विदाउट किसी गलत एटीट्यूड के पाना, अपने बच्चों में कोई नेगेटिव फीलिंग ना आने देना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। मोस्टली हम थोड़ी थोड़ी गलतियाँ करते रहते हैं, बट मेरे पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की है कि वो कोई ना कर पाएँ, एंड उन्होंने मुझे उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाया है जितना कोई भी एक न्यूट्रल पेरेंट, चाहे वो लड़के का हो चाहे लड़की का हो, उसे बनाना चाहिए था। एंड उन्होंने मुझे उतना ही आउटवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग बनाया है जितना कि कोई भी बना सकता है। तो मेरा सारा जो भी क्रेडिट है वो सारा मेरे पेरेंट्स को जाता है, एंड शायद उसी वजह से आई कुड क्लियर द एग्ज़ाम। मैं टॉप करने की बात नहीं करती, मैं सिर्फ पास होने की बात करती हूँ, क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत मेंटल और इमोशनल एनर्जी लगती है। मेन प्रॉब्लम ये होती है आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना पड़ता है। ये सिर्फ एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से ही आ सकता है, एंड इसमें आपका बैकग्राउंड, आपके पेरेंट्स ने जो आपको सिखाया है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। मजबूत हौसले और बुलंद इरादों के सहारे ईरा सिंघल ने कामयाबी के आसमान में बेहद ऊंची उड़ान भरी है। मुश्किल जिंदगी और विपरीत हालात के बीच उन्होंने अपने मन की शक्ति के दम पर अपने सपने को सच कर दिखाया है, और इसीलिए ईरा की जिंदगी एक सबक है उन लोगों के लिए जो जिंदगी में कुछ कर गुजरने का सपना अपनी आंखों में सजाते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड, और पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी सारी सिचुएशन, अपने आसपास के लोगों के लिए और अपने गोल के लिए। आप एक्सटर्नलाइज करके दुनिया को ब्लेम करेंगे अगर, और आप ये कहेंगे कि सिचुएशन में प्रॉब्लम्स हैं, मैं तो बेचारा हूँ, मेरे साथ तो गलत चीज़ें हो रही हैं, तो मैं तो फंस गया हूँ, वो नहीं चलेगा। उससे आप कुछ नहीं अचीव कर पाएंगे। आपको एक ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने आप से, एक सिंसियरिटी से अपने आप को जज करना पड़ेगा और एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना पड़ेगा।